हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होता है बच्चों उनके लिए मीडियम का यानी उनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम कोई भी कंपलसरी नहीं होता है। इनका मैक्सिमम जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा अपने पास कहाँ रहता है, वैक्यूम में ही रहता है। इनमें वैक्यूम में जो इनका स्पीड रहता है वो लाइट के स्पीड के ही क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इस c का वैल्यू जो होता है, लाइट के स्पीड का जो वैल्यू होता है बच्चों हम किससे फाइंड करते हैं, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट से फाइंड करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड फाइंड करने का मेथड है। और हमने इसको c से क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि c जो है बच्चों लाइट का स्पीड है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड के ही इक्वल होता है। तो यदि हम बात करें क्या कि यह c इक्वल टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो c इक्वल टू 1 म्यू नॉट। म्यू नॉट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का परमेबिलिटी होता है जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परमेबिलिटी होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसी को सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू c का 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो लाइट की स्पीड से हम बता रहे हैं, यानी लाइट का स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के ही इक्वल होता है। सेकंड हम बात करें बच्चों यदि मीडियम में, ये तो वैक्यूम है, मीडियम में जो स्पीड होता है वो जो लाइट की स्पीड से ऑलवेज कम रहता है। मीडियम में जैसे यानी मैक्सिमम स्पीड इसका मैंने कहा बताया आपको, वैक्यूम में मैक्सिमम लाइट के स्पीड के ही इक्वल होता है। तो ये मीडियम में जो इसका स्पीड होता है बच्चों वो परमेबिलिटी, आप जैसा वैक्यूम का यूज ले रहे थे आप मीडियम का यूज ले लीजिए। और मीडियम के परमेबिलिटी क्या होगी, म्यू एंड एप्सिलॉन होगा। और इस v का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज c से क्या होगा बच्चों, लेस देन रहेगा। इस v का जो वैल्यू है मैं इस तरीके से कर देते हैं, v का जो वैल्यू है वो ऑलवेज c से लेस देन रहता है। थर्ड हम बात करें बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यदि बात करें तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वैक्यूम में और मीडियम में स्पीड का क्या होता है, रेशियो होता है। वैक्यूम में और मीडियम में स्पीड का रेशियो होता है। सो यह n क्या आ जाएगा बच्चों, c। और c क्या है अपने पास 1 म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट है। और ये क्या आ जाएगा 1 म्यू एंड एप्सिलॉन आ जाएगा। c से और v से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है। तो आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा तो n कितना आएगा, रूट, दोनों कॉमन में रूट में है तो क्या लिखेंगे म्यू एप्सिलॉन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होगा बच्चों, म्यू आर रहेगा जिसको हम रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। यानी ये म्यू आर क्या होता है बच्चों अपने पास में, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। ठीक है, ऐसे ही किसका, मैग्नेटिक फील्ड का है। ऐसे ही एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपने पास में रिलेटिव परमेबिलिटी ही है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो n इक्वल टू अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, म्यू आर और एप्सिलॉन आर भी आ सकता है। ये इसकी क्या है बच्चों अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर होता है। अब जो कई बार हमने पास में सी ई एंड बी में रिलेशन आता है, किस किस के रिलेशन की बात कर रहे हो बच्चों, सी में, ई में एंड बी के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो वो जो सी होता है वो ई एंड बी के मैग्नीट्यूड के डिवाइड के क्या होता है अपने पास इक्वल ही आता है। यानी सी इक्वल टू क्या होता है अपने पास ई अपॉन बी भी होता है। तो आप सी को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ई का बच्चों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू दे रखा है तो आप ई के एम्पलीट्यूड वैल्यू में बी के एम्पलीट्यूड वैल्यू का डिवाइड करके क्या कर सकते हैं सी। यानी हमारे पास काफी न्यूमेरिकल इसमें दे रखे बच्चों जिसमें आपको ई दे देगा, बी पूछ लेगा, बी दे देगा, ई पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको उनमें रिलेशन पता होना चाहिए। सी फिक्स है 3 × 10⁸ है
तो सी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास ई अपॉन बी होता है। सी इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन बी होता है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव नो चार्ज, यानी बच्चों न्यूट्रल, मतलब इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है बच्चों वो अपने पास चार्ज नहीं होता है, इनके पास में चार्ज नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव नो चार्ज, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है भाई। अब हम बात करें एक फॉर्मूला और आता है बच्चों, और वो फॉर्मूला है इनके इम्पीडेंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इम्पीडेंस का। तो ये बच्चों जो इम्पीडेंस अपने पास होता है, इम्पीडेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, 7 चैप्टर में बताया इम्पीडेंस। इसका इम्पीडेंस दिया जाता है बच्चों म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के फॉर्मूले से। क्या दिया जाता है म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो म्यू नोट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होता है, एप्सिलॉन नोट 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 होता है। अब इसको जब आप सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आता है बच्चों 377 ओम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है 377 ओम होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की और एवरेज एनर्जी की। तो अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमने पास नंबर है 7 नंबर का, एनर्जी। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी डेंसिटी रहेगा, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसलिए जो भी अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी क्या पढ़ रखा होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ते हैं बच्चों, और इसका क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है। तो आप देख रहे होंगे कि बच्चों दोनों में हाफ हाफ आ रहा है आपके पास में, दोनों में क्या आ रहा है हाफ हाफ अपने पास आ रहा है। यानी यदि हम टोटल एनर्जी की बात करें, यदि हम टोटल एनर्जी डेंसिटी का बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो जितना एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उतना ही एनर्जी डेंसिटी अपने पास किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। देखो आप ही देखेंगे कि दोनों में, देखो इसमें भी क्या आ रहा है बच्चों हाफ आ रहा है और इसमें भी अपने पास क्या आ रहा है हाफ आ रहा है। यानी एक्चुअली जो डेंसिटी है, जो अपने पास में इलेक्ट्रिकल डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो कितनी रहेगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी कितना रहेगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट रहेगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो डेंसिटी होता है एनर्जी का, हाफ एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और हाफ किसका रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का रहता है। यानी दोनों का एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। अब हम इसको एवरेज भी यदि हम इसका फाइंड करना चाहें, मीन भी यदि हम फाइंड करना चाहें, तो बच्चों हम इसका मीन फाइंड करते हैं, हम इसका मीन फाइंड करते हैं। तो u का मीन हम फाइंड करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बच्चों ई स्क्वायर है, और ये b, ये देखो b स्क्वायर है। और अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था और वो रिलेशन का यूज कर रहा हूँ, रिलेशन था बच्चों c इक्वल्स टू क्या था e अपॉन b अपने पास था। तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा e अपॉन c आ जाएगा। ठीक है, एवरेज फाइंड करने की कोशिश करें, हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैं b को चेंज कर रहा हूँ, या तो आप क्या करें बच्चों या e का वैल्यू, या तो क्या करें एवरेज आप मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में निकाल दीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकाल दीजिए। अभी मैं ये जो अपने पास में मीन है एनर्जी का, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है सी इक्वल्स टू ई अपॉन बी होता है। सो बी इक्वल्स टू ई बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 1/2 रहेगा, बी स्क्वायर यानी ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड म्यू नॉट। अब हमने देखो यहाँ सी इक्वल्स टू भी क्या पढ़ा है बच्चों, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। अब दो आपको तो सी स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ यू एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 ई स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये म्यू नॉट, तो बच्चों एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया।
तो आप ये देख रहे होंगे कि u कितना आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, प्लस ये कितना रहेगा, ये भी ये सॉरी ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो ये भी क्या रहेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये ई स्क्वायर रहा। यानी ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला पोर्शन अपने पास में उसी डेंसिटी के इक्वल आ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये डेंसिटी किसका था अपने पास में, ये डेंसिटी किसके इक्वल था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी होता है, वो अपना हाफ हाफ मीन रखता है। यानी जितना पार्टीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यानी जितना कॉर्पोरेट अपने पास में, जितना सपोर्ट अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का भी रहता है। दोनों का एनर्जी क्या होता है, हाफ हाफ अपने पास होता है। क्लियर है। आप इसको और ज्यादा सोल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे E का वैल्यू क्या होता है, जैसे E का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है, केक्स होता है। अब यदि यहाँ E का वैल्यू रखेंगे तो ई स्क्वायर, देखो ये 1 हो गया, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी मैंने अभी तो यही तो बताया था ना, हाफ और हाफ, तो ये डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, और यही डेंसिटी बच्चों अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के भी इक्वल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डेंसिटी इक्वल रहेगा। तो आप यदि ई का वैल्यू यहाँ रखकर और मीन फाइंड करना चाहें तो आप मीन क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे जैसे आप इसको यहाँ रखेंगे पुट करेंगे तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आप सोल्व कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मीन भी आ सकता है। यानी हमारे पास यह एनर्जी के टर्म को क्यों समझना जरूरी है, ताकि हम ये बता सके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितना योगदान अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, उतना योगदान किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। अब सबसे इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पास आ रहे हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। एक टॉपिक है बच्चों अपने पास पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन रटना बच्चों जरूरी नहीं है कि आप उसका डेफिनेशन रट ही लो। यदि आप पॉइंटिंग वेक्टर को समझेंगे तो शायद आपको ज्यादा नॉलेज इससे मिलेगी कि अपने पास पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते, चलो पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। इस पॉइंटिंग वेक्टर को बच्चों एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसका फिजिकल मीन समझाते हैं कि इस पॉइंटिंग वेक्टर का मीन है क्या, ये किस चीज को आइडेंटिफाई हमें करवाता है। तो जैसे मान लो कि बच्चों ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर किसी सोर्स से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों, वेव्स ही तो अपने पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास आ रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास क्या है, एक वेव्स ही तो है, वेव्स ही तो। मैं मान लेता हूं कि ये इस सरफेस को, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को कितनी एनर्जी दे रही है, यू एनर्जी दे रही है। एनर्जी को यहाँ यू से लिख रहा हूँ, ई से नहीं लिख रहा मैं, ताकि आप यू एंड ई में कंफ्यूज ना रहे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज ले रहे हैं और यू यहाँ हम एनर्जी के लिए यूज ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी इस सरफेस पर आ रही है। तो इस सरफेस पे यदि आ रही है तो बच्चों यहाँ इस पोर्शन पर कितनी एनर्जी इसको मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी जो होती है, वो एग्जैक्टली इंटेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। यानी यदि किसी सरफेस पर अपने पास में, हालांकि मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका हम लिखेंगे, लेकिन इसका एक्चुअली मीन है क्या, ये क्या बताता है कि यदि किसी सरफेस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने पास इंसिडेंट होता है तो ये उस सरफेस को कितना एनर्जी देता है, उससे उसका इंटेंसिटी उस सरफेस का कितना हो जाता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी उस समय कितना है आपके पास में, उसी को पॉइंटिंग वेक्टर क्या करता है, अपने पास में मेजर करके बताता है। पॉइंटिंग वेक्टर को मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, यानी पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली है क्या बच्चों, आई ही है आपके पास में। आई यानी इंटेंसिटी ही अपने पास होता है, ये इंटेंसिटी को ही बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को ही क्या करता है, डिफाइन करता है। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये क्या होता है, इसको मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए ई क्रॉस बी में आप किसका डिवाइड कर देते हैं, म्यू नॉट, परमेबिलिटी का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और यदि हम इसको मैथमेटिकली बोले कि ये मैथमेटिकली अपने पास क्या होता है, तो ये एक एनर्जी का रेट होता है,
एनर्जी, क्योंकि ये इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी तो दे रहा है। अब ये मान लो टी टाइम में एनर्जी दे रहा है, कितने टाइम में एनर्जी दे रहा है, टी टाइम में। तो एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, और ये बच्चों रेट ऑफ एनर्जी किसमें, किसमें, इसके पर्टिकुलर एरिया में। मैं मान लो इसका एरिया कितना ए है, ये एरिया में ए, यानी किसी सरफेस को जो एनर्जी दी जा रही है तो पर्टिकुलर टाइम में उस एनर्जी का रेट क्या है, उसके एरिया में कितना है। यानी हम ये क्या कह सकते हैं, यदि मैं इसको और लिखूं, रेट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी को यू और ये टी, और ये क्या हो गया ए तो बाहर है तो ए और टी आ गया। यानी क्या कहा जाएगा कि एनर्जी पर यूनिट सरफेस में, पर यूनिट सरफेस का मतलब पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम तक कितना दिया जा रहा है, उसी को पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी के रूप में क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर, पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर आपके पास में कितना एनर्जी यहाँ इसको दिया गया है, हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। और ये पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास यहाँ किसको डिफाइन करके बताता है, इंटेंसिटी को ही डिफाइन करके बताता है। अब यदि हम इंटेंसिटी का और भी फॉर्मूला यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं भाई, यानी अपने पास में जो इंटेंसिटी है वही पॉइंटिंग वेक्टर होता है। यानी पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो गया, एस, और एस कौन सा बच्चों, एवरेज। यानी कितना एवरेज इसको इंटेंसिटी या पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब कितना इसको एवरेज इंटेंसिटी यानी एनर्जी दिया जा रहा है आपके पास में, हम उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, एस, एस यानी अपने पास क्या बच्चों, ई क्रॉस बी तो है और अपॉन म्यू नॉट है, लेकिन एवरेज है। एवरेज का मीन क्या होगा, हाफ पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन, तो एवरेज के लिए आप किसका डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो आई इक्वल टू क्या आ सकता है, ये भी अपॉन कितना आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आ सकता है। और भी हम इसको सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी जो इंटेंसिटी है अपने पास में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम पर, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर एनर्जी कितना किसी सरफेस को दे रहा है, उससे हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। अब उसको हम इसके मोमेंटम और प्रेशर की भी बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम ही प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम के साथ साथ इसका अपने पास प्रेशर भी होता है। कैसे समझते हैं, देखें। हमें ये पता है कि बच्चों हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी नंबर है देखते हैं। क्यों, जो हमें ये पता है कि जैसे ये अभी हम पॉइंटिंग वेक्टर की क्या बात कर रहे थे, ये कोई सरफेस है अपने पास, ठीक है, ये कोई सरफेस है। हमें पता होना चाहिए कि इसका मोमेंटम क्यों होता है। मोमेंटम को ये पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मोमेंटम क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आती है तो बच्चों इसको क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है। वो एनर्जी क्यों दे रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। इसका मीन ये हुआ कि यहाँ वो एनर्जी का ही पोर्शन हो, यदि एनर्जी है तो उसका 100% मोमेंटम भी होगा। और मोमेंटम क्या होता है, हमें पता है कि जैसे मैं इसमें भी दो कंडीशन ले लेता हूँ कि बच्चों ये दो सरफेस है, ये दो सरफेस है। एक में मान लेता हूँ कि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, 100% रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और ये एक ऐसी सरफेस है जो कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पास में। यानी हम दो सरफेसेस की बात करें, एक एब्जॉर्ब सरफेस की बात करें, एब्जॉर्बेशन अपने पास हो रहा है, ठीक है, और एक हम बात करें किस चीज की, रिफ्लेक्टेड सरफेस की। अब ये लाइट यदि इस पर आ रहा है तो इसका मोमेंटम होगा, लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है तो इसका मोमेंटम होगा। और मोमेंटम क्या पढ़ा है बच्चों हमने, इधर बताते हैं, फिर दोनों के कंडीशन का सेपरेट कर लेंगे। मोमेंटम हमने क्या पढ़ा है, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यह मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी होता है। तो एम वी, वी क्या है बच्चों, यहाँ वेलोसिटी, लाइट का स्पीड क्या है बच्चों, सी होता है। अब हम क्या करते हैं, ये तो अपने पास मोमेंटम हो गया, अब हम इसको क्या करते हैं और चेंज करते हैं, एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं कि ये मोमेंटम के साथ इसका एनर्जी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि यदि किसी पोर्शन का एनर्जी है तो उसका मोमेंटम रहेगा, तो यदि मोमेंटम है तो उसका एनर्जी कितना रहेगा,
तो हमें मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में देखना है। ये कितना एनर्जी, जैसे मान लो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर सरफेस है यानी इसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बर सरफेस है यानी कंप्लीट लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखें mc है तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यदि c से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये mc² बन जाएगा अपॉन c, और mc² ही आपके पास आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार क्या होता है, एनर्जी होता है। तो ये p इक्वल टू क्या आएगा, u अपॉन c इसका मोमेंटम होता है। अब ये भी मोमेंटम जो है वो दो कंडीशन में होता है। जैसे मान लो कि बच्चों ये परफेक्टली एब्जॉर्ब आपके पास सरफेस है यानी कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है भाई, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये कंप्लीट सरफेस क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो जब कंप्लीट सरफेस को ये यानी कंप्लीट सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, u अपॉन c, क्योंकि मान लो c स्पीड से आ रहा है तो इसका एनर्जी कितना है आपके पास में, इसका एनर्जी कितना है, u है, तो कितना आ गया आपके पास, u अपॉन c आ गया। लेकिन मान लो परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, परफेक्टली रिफ्लेक्टर का मीन क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है और जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है वापस से सेम मीडियम में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें पता है कि मोमेंटम में यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आने का मोमेंटम और जाने का मोमेंटम क्या है बच्चों, अपने पास इक्वल है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी डबल का मतलब u अपॉन सी और प्लस क्या हो गया, u अपॉन सी हो गया, क्योंकि जितना मोमेंटम इसका आने का है उतना ही मोमेंटम इसका जाना है। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरी क्या कहता है अपने पास में कि टोटल मोमेंटम अब क्या होगा अपने पास, u प्लस सी, u प्लस सी। तो यह टोटल यहाँ मोमेंटम इसका कितना रहेगा, 2u अपॉन कितना रहेगा, c रहेगा। यानी यदि हम बात करें कि यदि परफेक्टली रिफ्लेक्टेड सरफेस अपने पास है यानी ऐसी सरफेस है जो कंप्लीटली क्या कर रहा है बच्चों, रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो उसका मोमेंटम 2e अपॉन c होता है, और ये हम एनर्जी के टर्म में बता रहे हैं। और यदि मान लो ऐसी कोई सरफेस है जिस पर कंप्लीट लाइट को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्सॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो यहाँ मोमेंटम कितना रहेगा, ओनली उसका u अपॉन c रहेगा। अब आपको ये भी पता, देखो जैसे हम एक चीज और बात करें कि देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर क्या क्या अपने पास आरोपित करेगा, प्रेशर भी यहाँ पर लगाएगा, वो प्रेशर भी यहाँ पर लगाएगा। और जो प्रेशर होगा, जो बच्चों अपने पास प्रेशर होगा, ये हम मोमेंटम की बात नहीं कर रहे, हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर को भी बच्चों हम पी से ही लिख रहे हैं यहाँ, ये प्रेशर को भी हम पी से ही लिखेंगे, क्योंकि जब भी अपने पास में, अब देखो इन प्रेशर के फॉर्मूले वगैरह हमने को ड्राइव नहीं करने, हमें फॉर्मूले याद रखने बस। तो ये जो प्रेशर होता है बच्चों, ये प्रेशर आपके पास ये इंटेंसिटी की टर्म में, यदि परफेक्टली रिफ्लेक्टेड होगा तो 2i अपॉन c रहेगा, आई है इंटेंसिटी जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर भी कह रहे हैं। और इसी तरीके से ये अपने पास क्या रहेगा, आई अपॉन c रहेगा। सर एक बार यहाँ देखिए भैया आप कि यहाँ मैंने अब यहाँ प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रेशर होता है रिफ्लेक्टर सरफेस के लिए कितना होता है वो, तो 2i अपॉन सी, यानी ये i अपॉन सी और ये i अपॉन सी। या i यहाँ क्या है, इंटेंसिटी है, c वही लाइट का स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और एब्जॉर्बर सरफेस जो रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, i अपॉन सी। तो ये अपने पास इसकी प्रॉपर्टीज है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बच्चों काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास है, आप न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है हम उसका भी क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।